हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। क्या होगा अगर कोई सीरियल किलर ये बोले कि बुरे लोगों को मारना बुरा काम नहीं होता। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही शख्स के बारे में जो यह कहता है कि वह कुछ गलत नहीं करता। यह ऐसा सीरियल किलर था जिसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। वह अपने शिकार को मारने के बाद उसकी लाश के पास बैठकर आराम से खाना खाता था। 40 साल की उम्र में 40 से ज़्यादा हत्याएं करने के बाद भी उसके माथे पर एक शिकन तक नहीं थी। ये सब तब शुरू होता है जब 20 अक्टूबर 2006 के दिन तिहाड़ जेल में एक फ़ोन कॉल आता है और पुलिस को यह बताया जाता है कि तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के सामने एक टोकरी में एक लाश रखी है। यह खबर सुनकर पूरी तिहाड़ जेल में अफरा तफरी मच गई। तिहाड़ जेल के सामने लाश को रखकर सीरियल किलर खुलेआम पुलिस को चैलेंज कर रहा था। जब पुलिस ने बाहर जाकर चेक किया तो वहां गेट के सामने एक टोकरी रखी थी जिसमें लाश को एक बोरे में कसकर बांधकर रखा गया था। वहीं टोकरी के पास एक लेटर भी था जिसमें पुलिस को चैलेंज किया गया था। किलर पुलिस को यह चैलेंज करता है कि वह उसे नहीं पकड़ सकते। उसे पकड़ने के लिए पुलिस उस पर इनाम रखे। वह उस लेटर के थ्रू ये भी बताना चाहता है कि वह अपने काम में परफेक्ट है, पुलिस उसका कुछ नहीं कर पाएगी। जब पुलिस ने 20 अक्टूबर को उस कॉल को ट्रेस किया तो पता चलता है कि वह कॉल एक एसटीडी बूथ से किया गया था। एसटीडी बूथ के आसपास पूछताछ करने पर पुलिस को पता चलता है कि वहां पर एक आदमी आया था। अब पुलिस उस आदमी का स्केच बनवा लेती है। पुलिस को जो लेटर मिला था उससे ये भी पता चला कि लेटर लिखने वाले का एसेंट बिहारी था। इस केस की इन्वेस्टिगेशन चल ही रही थी कि 25 अप्रैल 2007 को एक और कॉल आता है। आवाज़ और टोन बिल्कुल वैसी ही थी। पुलिस को गेट नंबर 3 के सामने एक बार फिर एक लाश मिलती है जिसे एक बोरे में बहुत ही टाइटली बांध के रखा गया था। लाश को इतना टाइट बांधा गया था कि कोई भी उसे खोल नहीं पा रहा था। तभी भीड़ से एक शख्स निकल कर आता है जो कहता है कि उसके पास एक चाकू है जिससे वह उस लाश को खोल सकता है, और वह अपनी चाकू से लाश को खोल देता है। मगर वहाँ किसी को भी यह अंदाज़ा नहीं था कि वह शख्स ही सीरियल किलर है। उस बोरे से लाश का सिर्फ टॉर्सो पार्ट मिलता है, बाकी की लाश को उस किलर ने हजारी कोट के आसपास ठिकाने लगा दिया था। पुलिस को अब समझ आ गया था कि ये कोई सिरफिरा सीरियल किलर था। पुलिस ने सीरियल किलर को पकड़ने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई थी। अभी तक जो 2 लाशें मिली थी उनकी पहचान करना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि दोनों के ही सिर को धड़ से अलग कर दिया गया था। पुलिस उस सीरियल किलर को ढूंढ ही रही थी कि पुलिस को तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के सामने से एक और लाश मिलती है। उस लाश के पास से एक चिट्ठी मिलती है जिसमें किलर ये कॉन्फेस करता है कि वह 7-8 सालों से ये मर्डर कर रहा है और उसे लोगों को मारने में अच्छा लगता है। इस बात से यह पता चलता है कि वह किलर एक सिरफिरा था जो इसी तरह मर्डर्स करता रहता था। अब धीरे धीरे पुलिस के ऊपर इस केस को सॉल्व करने का दबाव बढ़ रहा था। तभी पुलिस यह नोटिस करती है कि सन 1998 में भी इसी तरह की हत्या का मामला सामने आया था। पुलिस को इस केस से रिलेटेड कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था, इसलिए 3 साल बाद इस केस को बंद कर दिया गया था। इसी दौरान जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तब पुलिस को एक खबरी से यह पता चलता है कि पुलिस ने जो स्केच बनवाया था उसी के जैसा दिखने वाला आदमी एक डॉक्टर की क्लिनिक पर आता जाता रहता है। पुलिस के द्वारा उस डॉक्टर से पूछताछ करने पर पता चलता है कि उसका नाम चंद्रकांत झा है। उसकी 5 बेटियां भी थी जिन सभी का जन्म उसी डॉक्टर के अस्पताल में हुआ था। डॉक्टर पुलिस को बताता है कि चंद्रकांत ने उसके ब्रदर इन लॉ को भी मारने की कोशिश की थी। पुलिस उस डॉक्टर के ब्रदर इन लॉ से भी पूछताछ करती है जिससे पता चलता है कि चंद्रकांत एक सब्जी बेचने वाला था। पुलिस को चंद्रकांत का एड्रेस भी पता चल जाता है और जल्द ही वह सीरियल किलर पुलिस की हिरासत में था। अब पुलिस को जल्द ही अपने सभी सवालों के जवाब मिलने वाले थे। पुलिस के द्वारा चंद्रकांत से पूछताछ करने पर यह पता चलता है कि चंद्रकांत जहां अपनी 5 बेटियों के साथ दिल्ली में रहता था, वह अपनी सीरियल किलिंग को एज अ प्रोफेशन लेता था। इसके लिए हैदरपुर में एक घर भी लिया था। चंद्रकांत दिल्ली में एक वेजिटेबल वेंडर का काम करता था। चंद्रकांत का जीवन सही चल रहा था कि तभी एक झगड़े ने उसकी जिंदगी बदल दी। एक रात उसने एक गुंडे के खिलाफ आवाज उठाई जो कि एक बेकसूर को मार रहा था, लेकिन उस गुंडे ने चंद्रकांत को ही लगभग मार दिया था। वह खुद को एक अस्पताल में लेकर जाता है जहां उससे यह एहसास होता है कि इस दुनिया में रहने के लिए ताकतवर होना जरूरी है। उसी समय चंद्रकांत ने डिसाइड कर लिया था कि अब वह किसी की दादागिरी नहीं सहेगा।
अस्पताल से रिकवर होने के बाद चंद्रकांत ने मार्शल आर्ट्स भी सीखी थी। चंद्रकांत जहां वेजिटेबल वेंडर का काम करता था, वहां के यूनियन लीडर से भी चंद्रकांत की नहीं बनती थी। यूनियन लीडर सभी लेबर से एक अमाउंट लेता था। एक बार चंद्रकांत पैसे देने से मना कर देता है तो दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है, जिसमें चंद्रकांत एक चाकू से यूनियन लीडर का हाथ काट देता है, जिसके बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। अनजस्टिस पुलिस चंद्रकांत की वाइफ को भी बेवजह गिरफ्तार कर लिया जाता है। चंद्रकांत का कहना था कि जेल में भी उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था। जब चंद्रकांत जेल से बाहर आता है तो सबसे पहले वह उस यूनियन लीडर को अपना शिकार बनाता है। पुलिस को सन 1998 में तिहाड़ जेल के सामने जो लाश मिली थी वह उसी यूनियन लीडर की थी। उसके बाद सन 2003 में चंद्रकांत ने उमेश और शेखर नाम के 2 लोगों की जान ली थी। उसने इसी तरह 2006 और 2007 में भी कई हत्याएं की थी। चंद्रकांत पुलिस को यह भी बताता है कि उसने उन सभी लाशों के सिर काटकर यमुना नदी में फेंक दिए थे। चंद्रकांत बिहार के गोसाई गांव का रहने वाला था। पुलिस को यह भी पता चलता है कि उसका नेचर बहुत ही वायलेंट था। गांव के सभी लोग उससे बहुत डरते थे। वह लोगों से पहले दोस्ती करता था, फिर उन्हें जान से मार देता था। चंद्रकांत आज भी जेल में अपनी सज़ा काट रहा है। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।